चलो हेलो स्टूडेंट्स, इस बार हम लोग वापस से नए टॉपिक पे आ रहे हैं, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। लेकिन दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको कमर्शियल बैंक का एक्सप्लेनेशन दिया था, बस उसी को अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी आज के वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक मतलब होता है कि बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी है कि एक्चुअली कमर्शियल बैंक ट्रांजैक्शन कैसे करती है, कमर्शियल बैंक के अंदर एक्टिविटीज क्या होती है, कमर्शियल बैंक की फंक्शनैलिटी क्या है, यानी कि कमर्शियल बैंक एग्जैक्टली क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। ओके, तो दोस्तों देखते हैं अभी हम लोग फंक्शंस की बात अगर हम करें तो इसमें दो फंक्शंस में डिवाइड है इसका वर्क। एक है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। मतलब दोस्तों कि यहां पर दो फंक्शंस के ऊपर हमको देखना है, एक प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। पहले तो ये दोनों वर्ड का मतलब समझा देता हूं कि प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। दोस्तों मैं जब बोलता हूं प्राइमरी तो देखो मैं हूं राजेश सर, मैं हूं टीचिंग का काम करता हूं, मेरा रोल है टीचिंग परफॉर्मेंस देना, मतलब कि लोगों को बच्चों को पढ़ाना, राइट है दोस्तों। तो टीचिंग जब मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब हो रहा है कि मेरा यानी कि राजेश सर का सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी फंक्शन है टीचिंग, मतलब बच्चों को पढ़ाना। इज दिस क्लियर? अब इसके अलावा अगर मैं शेयर मार्केट खेल रहा हूं, इसके अलावा अगर मैं कोई और एक्टिविटी कर रहा हूं, इसके अलावा अगर मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, तो इसका मतलब बेटा ये क्या हो जाता है, सेकेंडरी फंक्शन हो जाता है। कौन सा फंक्शन हो जाता है? सेकेंडरी फंक्शन। यानी कि आप लोगों को अगर जनरल लैंग्वेज में सिखाओ तो प्राइमरी मतलब वो फंक्शन जिसके लिए वो पर्सन बना हुआ है, जिसके लिए वो वेल नोन है, जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। दूसरा फंक्शन मतलब सेकेंडरी क्या हो गया, तो उसकी एलिमेंट्री सर्विसेज जो अपने क्लाइंट को या कस्टमर्स को या फिर अपने रिलेटेड मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स है उसको जो वो सर्विस के तौर पे देता है, इनडायरेक्टली देता है, तो उसको हम लोग बेटा बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेकेंडरी फंक्शन। ओके, तो दोस्तों अभी हम लोग ओवरऑल जो फंक्शन सीख रहे हैं तो उस फंक्शन के अंदर में थोड़ा सा पेन किंग क्लियर कर लेते, कोई सुनिए बेटा, रुक जाइए बेटा, रुक जाइए, होल्ड पे रहिए। ओके, तो देखो अभी अगर हम सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो उसके ऊपर भी आते हैं, पहले प्राइमरी को देख लेते हैं। चलो दोस्तों, प्राइमरी क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको प्राइमरी फंक्शन इसके पहले डिस्कस कर चुका था, बस प्राइमरी फंक्शन को हम लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल और किताबी भाषा में लिख देते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये है किताबी वर्ड, ये है किताबी भाषा में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। और बेटा दूसरा जो है ना लेंडिंग, यानी कि पैसे को लोगों को देना उधार पे, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी, मतलब कि लोगों को पैसा उधार देना। तो दोस्तों ये तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, तो मैं तो आपको समझाने से रहा अभी। लेकिन एक इसके अंदर में जो फंक्शन है जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का, इसके ऊपर में अभी हम लोग एक्सपोजर लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको सिखाने वाला हूं कि फिक्स डिपॉजिट क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, वो सब। तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर डिपॉजिट लोगों से लेना और प्राइमरी फंक्शन के अंदर में लिया हुआ डिपॉजिट दूसरों को लोन पे बांटना, नीडी लोगों को, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी फंक्शन। आते हैं इसके ऊपर, अब आते हैं फिलहाल सेकेंडरी फंक्शन। दोस्तों क्या हुआ फिर? सेकेंडरी फंक्शन में मैं कुछ छोटे छोटे फंक्शन लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि एटीएम फैसिलिटी, ओके, जैसे कि लॉकर रेंट की फैसिलिटी, राइट सर, उसके बाद मनी ट्रांसफर की फैसिलिटी, यस सर, उसके बाद होता है कि चेक की फैसिलिटी, बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी, यू नो, यस सर। तो ये जो फंक्शंस होते हैं ना, ये सारे फंक्शंस को हम सेकेंडरी बोलते हैं। कुछ बच्चे जो होंगे जो बैंक के ट्रांजैक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी बैंक को इंटरफेस नहीं किया होगा, इस वजह से, यानी कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन में डील नहीं किया होगा, इस वजह से। तो आपकी उसमें गलती नहीं है, आप लोग अब जस्ट 12th स्टैंडर्ड में हो, धीरे धीरे आपके साथ बैंक के साथ आपकी कनेक्टिविटी जुड़ेगी तो आपको बैंक के सारे फंक्शनलिटी का अंदाजा आ जाएगा। यस, लेकिन मेरे साथ अब इस वीडियो के अंदर में भी आप एक बैंक के ट्रांजैक्शंस को फील करने वाले हो, एक सोचने वाले हो, एक समझने वाले हो, और उसके हिसाब से हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि बैंक एग्जैक्टली करती क्या है। तो दोस्तों ये सेकेंडरी फंक्शन है, वन बाय वन इसमें हम लोग आ जाते हैं। इसमें और भी फंक्शंस हम जोड़ सकते हैं और उसमें और भी फंक्शन है, ओके, और भी फंक्शंस है, वो डिस्कस कर लेंगे हम सेकेंडरी के बारे में। सबसे पहले प्राइमरी में आते हैं। अच्छा बच्चों, प्राइमरी के अंदर में अगर मैं बोलता हूं कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो डिपॉजिट बैंक कौन कौन सी एक्सेप्ट करती है? चलो सबसे पहले आप लोग जो जिसके बारे में जानते हैं उसके बारे में बात करते हैं, सेविंग अकाउंट। तो सबसे पहले हमारे पास है सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट दोस्तों क्या होता है? तो सेविंग अकाउंट मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हाउस होल्ड ही अकाउंट खोल सकते हैं। यानी हाउस होल्ड यानी क्या होता है? तुम और मैं, यानी कि सब लोग इंडिविजुअली अपने नाम से सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, अपने नाम से। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, सेविंग अकाउंट का व्यापारी लोग,
व्यापारी लोग व्यापार के नाम से जो अकाउंट खोलते हैं ना, तो वो सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते। यानी कि व्यापारी लोगों का अगर अकाउंट खोलना है बैंक में, तो व्यापार के नाम से अगर खोलना है तो उनके लिए दूसरा अकाउंट, उसका नाम है करंट अकाउंट। यानी कि सेविंग अकाउंट किसके लिए है, तो एक जनरल सैलरीड पर्सन बोल सकते हैं, या फिर जो प्रोफेशनल है, पैसे कमाते हैं, वो बोल सकते हैं। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, सभी लोग खोल सकते हैं, बस वो अपने पर्सनल नाम से सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। व्यापार के नाम से, व्यापार यानी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते, बस इतना याद रखिएगा। यानी कि पूरे दुनिया के लोग सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, बस वो व्यापार के नाम से सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते। तो बेटा सेविंग अकाउंट फिर व्यापार के नाम से नहीं खोल सकते, तो फिर क्या खोलेंगे, करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा, करंट अकाउंट। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट बनाना है तो करंट अकाउंट की ओर चले जाइए, वो आपकी फैसिलिटी है, उसके ऊपर भी आते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल सेविंग अकाउंट बोलो, आपको समझ में आ गया सेविंग अकाउंट का। अच्छा ठीक है, सेविंग अकाउंट में ओवरऑल देखा जाए तो कितने प्रतिशत का ब्याज मिलता है, तो 4% यानी कि 4% का ब्याज आपको बैंक देती है। सपोज मेरे बैंक में 10 लाख रुपए है, तो बैंक मेरे को साल भर में कितना देगा, 40,000 रुपए। कितना देगा दोस्तों, 40,000 रुपए। यानी कि मैंने उनको पैसा दिया, मेरा पैसा बैंक में रखा हुआ है, तो बैंक मेरे पैसे का यूटिलाइजेशन कर रही है, तो उसके बदले में मुझे क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। क्या दे रही है दोस्तों, इंटरेस्ट। तो ऐसे ब्याज मुझे मिलते रहेगा, तो ये सेविंग अकाउंट का एक और बेनिफिट हो गया। दूसरी बात दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर एक विड्रॉल लिमिट होती है। विड्रॉल का मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक दिन में 2 से ज्यादा बार आप पैसे नहीं निकाल सकते। तो ये विड्रॉल जो रूल है ना सर, ये है ना बैंक टू बैंक वेरी करता है, बैंक टू बैंक वेरी करता है। यानी कि अगर आप बोलेंगे सेविंग अकाउंट से मेरे को पैसे निकालना है, सुबह निकाल लिया, फिर दोपहर को निकाल लिया, फिर शाम को निकाल लिया, यू कांट डू दिस। सेविंग अकाउंट में पॉसिबल नहीं है एक दिन के अंदर में मल्टीपल विड्रॉल करना। दैट मींस दैट सम अकाउंट्स हैविंग सम लिमिटेशंस। अगर हर अकाउंट के रूल नहीं होते तो सारे अकाउंट एक जैसे होते, इसलिए सेविंग के रूल अलग है, एफडी के रूल अलग है, करंट अकाउंट के रूल अलग है, और रिकरिंग डिपॉजिट के रूल छोटे से अलग है। तो ये विड्रॉल के बारे में मैंने आपको समझा दिया। सेविंग्स की अगर हम बात करें तो दिन भर में आप लोग 4 बार पैसे जमा कर लो, सेविंग्स आप कर सकते हैं। यानी कि सेविंग्स के लिए उन्होंने लिमिटेशन दे रखी, लाओ भैया पैसे लाओ, पैसे लाओ, पैसे लाओ, डिपॉजिट करो। लेकिन आप लोग विड्रॉ करेंगे तो वहां पे आपको एक लिमिट पड़ेगी। यस और नो। अच्छा ठीक है, सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स है क्या, यस है ना। लेकिन सेविंग अकाउंट में बंदे पैसे कौन रखता है, पैसे रखता है जिसके पास सरप्लस पैसे है। सरप्लस का मतलब क्या हुआ, तो उन्होंने सैलरी कमाई, घर के खर्चे किए, तो घर में जो पैसा बचा के वो सेविंग में रखते थे, वो घर में ना रखते हुए उन्होंने कहाँ रखना है बेटा, बैंक में रखना है। यस और नो। मतलब कि लोग क्या करते हैं, तो सेविंग का पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं। दिस इज व्हाट द सेविंग अकाउंट इज यूजफुल फॉर द मतलब दिस पर्पसेस। अदरवाइज सेविंग अकाउंट के उतने खासे रूल नहीं है। अच्छा ठीक है, जो 4% है ना, ये 4% ये कभी कभी वेरी भी कर सकता है। बीच में कोटक आपने बैंक का देखा होगा, कोटक महिंद्रा, तो इस बैंक ने कहीं ना कहीं मार्केट में मतलब बिल्कुल टैग के साथ वो एडवर्टीजमेंट चलाते थे कि अप टू 6%, यानी कि वो लोग तो 6% तक का ऑफर देने की बात कर रहे थे। लेकिन दोस्तों डेफिनेटली भी उसमें भी कहीं झोल होगा, क्योंकि वहां पे वो स्टार लगाते थे, यानी कि 6% के ऊपर स्टार, यानी कि एक XYZ अमाउंट डालने के बाद ही आपको 6% ऐसा कुछ होगा। तो यानी कि मतलब बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो सेविंग के ऊपर में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। यूजुअली सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको कितना परसेंट मिलता है बेटा, 4% का आपको ब्याज मिलता है। कितने परसेंट का, 4। तो चलो ठीक है, ये सेविंग अकाउंट के बारे में था। तो कोई डाउट किसी को, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यस और नो। चलो उसके बाद आते हैं दोस्तों, जो सबसे मोस्ट फेमस है पूरे इंडिया के लिए, फिक्स डिपॉजिट। इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, ये तो हर घर घर की कहानी है कि हर घर के अंदर में सबके पास मैक्सिमम तरह के एफडी तो होगा ही। यस और नो। एफडी क्या होता है दोस्तों, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, ये एक टाइम पीरियड को लेके बना हुआ डिपॉजिट है। इसको हम लोग टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, TERM, टर्म डिपॉजिट। यानी कि ये 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 4 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है, दैट इज द एफडी। लेकिन ये डिपेंड करेगी कि आप लोग जिस बैंक में जा रहे हो ना, उस बैंक की स्कीम पूछ लेना एफडी की क्या है। अगर वो बैंक आपको 10 साल की एफडी दे रहा है, 5 साल की एफडी दे रहा है, तो दैट इज ओके। इट इज नेवर नेसेसरी दैट एवरी बैंक कैन मेक योर डिपॉजिट फॉर अकॉर्डिंग टू योर टाइम पीरियड। It is depend on the what policy they are providing for the FDs, and second is very depend the what that bank is providing the rate of interest। यानी कि आपने जब पैसा उस बैंक में जमा किया है तो वो बैंक आपको कितना ब्याज दे रहा है। आप किसी X बैंक में जाओगे तो हो सकता है कि वो बैंक आपको कम ब्याज दे रही हो, किसी Y बैंक में जाओगे तो हो सकता है कि वो बैंक आपको ज्यादा ब्याज दे रही हो। और अभी इस वीडियो के अंदर में मैं ओपनली और क्लैरिफिकेशन के साथ बोल देता हूं कि एफडी जो है ये पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस और कॉर्पोरेट्स, फिर से सुनो अच्छे से एक बार, आपके नॉलेज में अपग्रेड कर लो, ये चीज किताब में नहीं लिखी है।
तो पब्लिक सेक्टर बैंक, बेटा पब्लिक सेक्टर मतलब कौन सी बैंक? जो बैंक गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड में है उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, उसके बाद एनबीएफसी दैट इज द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स का मतलब सीधा मेरा बोलना है कि कंपनीज, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे कंपनीज हो गई, तो उसके बाद टाटा बिरला जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, तो ये कॉर्पोरेट्स इसको बोलते हैं। तो ये जो मैंने 4 इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए ना दोस्तों, ये चारों इंस्टीट्यूशंस है ना एफडी की स्कीम भी चलाते हैं और इनको भी पावर और अथॉरिटी है कि ये एफडी की स्कीम चला सकते हैं, ये एफडी ऑफर कर सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं कि एफडी में पैसे इन्वेस्ट करो। मजे की बात क्या है, मैंने ये चारों यूनिट के नाम क्यों ले जा रहा हूं वो समझो। अपग्रेड योर नॉलेज, किताब से ज्यादा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, अपग्रेड योर नॉलेज। तो दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, वहां पे एफडी एवरेजली चलता है 8 से 10%। प्राइवेट सेक्टर बैंकों में एफडी चलता है 9 से 11%। उसके बाद आप कॉर्पोरेट में जाओगे ना दोस्तों तो 14, 15, 12% तक आपको ऑफर होता है। और कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन होगा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको नाम के साथ बता दूंगा कि कौन सी बैंक में कितना % आपको वाला बैच वहां पे ऑफर हो रहा है। इज दिस क्लियर? मतलब देयर शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, सो देयर शुड बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन एंड द इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो दोस्तों एफडी के अंदर में इतना इंटरेस्ट मिलता है। और एफडी का दूसरा एडवांटेज और सुन लो, एक और एडवांटेज है। एफडी जब आप करते हो ना तो वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 10 लाख का 10 लाख साल के लिए एफडी बना लिया, यानी कि 10 ईयर्स के लिए मेरे 10 लाख रुपए मेरे वहां पे रखे हुए हैं। तो वो लोग मुझे 10 साल का एक बेटा सर्टिफिकेट देते हैं, एक सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट यानी कि सिक्योरिटी हो जाती है, असेट बन जाती है मेरी। अब वो असेट है ना मैं गिरवी भी कर सकता हूँ। किसको? उसी बैंक को, जिस बैंक से मैंने एफडी लिया। यानी कि एफडी के ऊपर मैं लोन भी उठा सकता हूँ, एफडी के ऊपर मैं लोन भी उठा सकता हूँ। दैट्स बीइंग एडवांटेज ऑफ द एफडी। ये है एफडी का एडवांटेज। यस और नो? तो बोलेंगे सर 10 साल के लिए अगर पैसे डाले तो क्या 10 साल तक पैसे निकाल नहीं सकते? इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन विड्रॉ दैट मनी विद द परमिशन ऑफ बैंक मैनेजर। वो आपका पैसा है, आपको मिलेगा जरूर। 10 साल की जगह पे आपको 5 साल बाद मिलेगा। आप निकाल सकते हो, आज डाल दिया 10 साल के लिए, 3 साल के बाद जाके निकालोगे। लेकिन दोस्तों उसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, देयर इज अ रेट, इंटरेस्ट रेट में कट ऑफ हो जाता है। अगर आपको 10% का एफडी दिया गया था तो वो हो सकता है कि आपको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे, यानी कि आपके पैसे नहीं कटते तो आपका इंटरेस्ट कट जाता है, यानी कि बैच कट जाता है। तो ये है एफडी का एक दूसरा एडवांटेज। यस और नो? तो दोस्तों एफडी इज लाइक दिस। और हमारे इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा बोल सकते हैं मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, दिस इज व्हाट। तो एफडी के हिसाब से हम लोगों ने समझा दिया दोस्तों। तो इसके बाद है नेक्स्ट, जिसको हम बोलेंगे करंट अकाउंट। चलो सबकी आज करंट अकाउंट की दुविधा दूर कर देते कि यार करंट अकाउंट सुना है, होता क्या एक्चुअली। दोस्तों जो करंट अकाउंट होता है ना, तो करंट अकाउंट किसके लिए होता है पहली बात क्लियर कर लो। फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस और जो भी कॉर्पोरेट्स है उनके लिए। यानी कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर या फिर इंडिया के अंदर या फिर एक सिटी के अंदर या फिर एक गांव के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी व्यापार है, छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है। यानी कि एक छोटा सा हेयर सैलून वाला भी क्या कर सकता है बेटा, अपना करंट अकाउंट खोल सकता है। छोटा सा किराना शॉप वाला क्या कर सकता है बेटा, अपना करंट अकाउंट खोल सकता है। राइट? मतलब कि बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, बट वो व्यापार अगर है तो उसको क्या खुलवाना है, करंट अकाउंट। जैसे कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट खोलूंगा एक्सेल एकेडमिक्स, तो फिर मुझे कौन सा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, करंट अकाउंट। बोले दोस्तों होता क्या है एक्चुअली, करंट अकाउंट का नेचर क्या है, इसका नाम पढ़ो अच्छे से एक बार, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि ये अकाउंट होता है जो कंटिन्यूअसली ऑपरेट होते रहता है। यानी कि इस अकाउंट के अंदर आपको ट्रांजैक्शन दिखाना कंपलसरी होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं 5 लाख डाल देता हूं, इसके बाद इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, तो आपको बैंक का इंफॉर्मेशन आएगा, मैसेज आएगा और कल को जाके आपका अकाउंट क्लोज भी कर देगी बैंक। मतलब कि आपको रोक देगी, बिकॉज उसका नाम है करंट अकाउंट। नाम है इसलिए नहीं, रूल है इसलिए वो नाम बढ़ गया करंट अकाउंट, क्योंकि उस अकाउंट को आपको कंटिन्यूअसली ऑपरेट करना है, पैसे डालना है, निकालना है, पैसे डालना है, निकालना है। नहीं है पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकालते रहिए। नहीं है पैसे मतलब बहुत ज्यादा है तो पैसे डालते रहिए। मतलब कि उस अकाउंट से ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए, और वो भी व्यापार के, और व्यापार की होंगे ना, क्योंकि आप चेक बनाओगे तो व्यापार के नाम से रहेगा, आप लोग पैसे विड्रॉ करेंगे तो एटीएम से व्यापार के नाम से रहेगा। तो इसका मतलब उस अकाउंट से कंटिन्यूस आपको ट्रांजेक्शन देने हैं। चलो एक सबसे बड़ी डिस्प्यूटेड बात करते हैं। ये डिस्प्यूटेड बात हो सकती है कि कुछ बैंक, वैसे तो रूल के हिसाब से करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि उसके अंदर पैसा स्टक होके रहता ही नहीं है,
उसके अंदर पैसा डिपॉजिट रहता ही नहीं है, तो फिर बैच कैसे मिलेगा, है ना। तो सर एक बात क्लियर करा लो कि 98% बोल रहा हूं कि मैं बैच नहीं मिलता, और 2% एक दो जगह पे कोई बैंक अगर ऑफर कर रही है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप जनरलाइज लेवल पे सोचते हैं तो करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट करंट अकाउंट पे नहीं मिलता है, दैट्स इट, ओके। तो दोस्तों ये है करंट अकाउंट का फार्मूला। और दूसरी बात, करंट अकाउंट की कुछ फायदे भी है व्यापारियों के लिए है, इसलिए तो बोलो बेटा व्यापारियों को क्यों करंट अकाउंट जरूरी होता है और व्यापारी लोग क्यों करंट अकाउंट खुलवाते हैं। तो व्यापारियों को डे बाय डे वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। फिर से एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश करो बेटा, वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं बेटा, क्योंकि व्यापारियों को माल खरीदना है तो पेमेंट भी देना है, व्यापारी को मशीन खरीदना है, पेमेंट देना है, व्यापारी के सप्लायर ऐसे मांग रहे हैं तो पेमेंट करनी है, तो उनको पैसे चाहिए होता है। अच्छा, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, अच्छा इलेक्ट्रिक बिल भरना है, यानी कि ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए व्यापारियों को पैसे लगते हैं। तो ऐसे वक्त व्यापारी के पास हर बार, हर दिन, हर रोज उतना पैसा नहीं होता जितना उनको रिक्वायर्ड है। तो फिर वो ऐसे वो क्या करते हैं, वो करंट अकाउंट से एक्स्ट्रा विड्रॉल करते हैं। अगर 1 लाख रुपए वहां रखे हैं तो ये लोग वहां से 1.5 लाख उठाएंगे। अगर 2 लाख रखे हैं तो वहां से ये लोग 3 लाख उठाएंगे, यानी कि ये विड्रॉ कर सकते। तो बोलेंगे क्या ये ऐसी है, घर की बात है, गए और उठा लिए? नो, दे नीड टू टेक परमिशन। There are the 2 options they have in the current account option. The one is the bank overdraft, second is cash credit account. The one is bank overdraft, second is cash credit account. दोस्तों बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, यानी आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए का बैलेंस है और आपको लगते हैं 1.5 लाख रुपए, तो मैनेजर से आप जाओ, एप्लीकेशन भर दो और साइन कर दो और उसको सबमिट कर दो, और उसने अगर आपको अप्रूव कर दिया तो आप 1.5 लाख यानी कि 50,000 रुपए अकाउंट से ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो। इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। नाम भी उसका मतलब है ओवर, यानी ज्यादा का ड्राफ्ट यानी निकाल लिया, ओके, ओवरड्राफ्ट। इज दिस क्लियर? यस और नो? इज दिस क्लियर? ओके, गुड। चलो दोस्तों अब आते हैं कैश क्रेडिट के ऊपर में आते हैं। ये टर्म्स है ना बड़ी छुपी सी है, ये टर्म है ना बड़ी सस्पेंस ही है। स्टूडेंट्स को यूजुअली कैश क्रेडिट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। चलो मैं आपको दे देता हूँ कैश क्रेडिट होता क्या है। ये कैश क्रेडिट कुछ नहीं है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का एक छोटा सा एडवांस वर्जन है। बैंक ओवरड्राफ्ट में आपको क्या करना है, तो मैनेजर को जाके बार बार आपको अप्रोच करना है, भैया मेरे को ओडी फैसिलिटी दे दो, ओडी फैसिलिटी दे दो। लेकिन करंट अकाउंट के साथ कैश क्रेडिट की फैसिलिटी होती है। वो क्या होती है कि कैश क्रेडिट अकाउंट आपको सेपरेटली खुलवाना होता है बैंक में, उसी बैंक पे जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट है। तो इस कैश क्रेडिट अकाउंट में बैंक क्या करती है, आपको एक लिमिट फिक्स कर देती है, 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख, डिपेंड अपॉन योर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एंड अवेलेबल बैलेंस इन बैंक। तो उन्होंने आपको 25 लाख की लिमिट दे दिया अगर बैंक ने, तो क्या हुआ ना बेटा कि आपका करंट अकाउंट में अलग पैसा रहेगा, कैश क्रेडिट में उन्होंने बैंक ने आपको दे दिया हुआ है, यानी कि वहां से आप पैसा जब आपको लगेगा एक्स्ट्रा तो बैंक को परमिशन मत मांगो, पैसे निकालते जाओ। कहां से? करंट कैश क्रेडिट अकाउंट से। कहां से बेटा? कैश क्रेडिट अकाउंट से। पैसा क्या करो, निकालते जाओ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जितना पैसा निकाला, फिर से एक बार सुनो, जितना पैसा निकाला, 25 लाख आपको क्रेडिट मिला था, तो 25 लाख में से आपने 10 लाख निकाल लिए, तो बैच कितने पे लगेगा? 10 लाख पे। कितने पे लगेगा? 10 लाख। और एक कैश क्रेडिट की बड़ी खूबसूरत सी बात है कि आपको जो बैच लगता है ना, तो ये पर्टिकुलर समय तक, मतलब कि 1-1.5 महीने तक, यानी कि रूल के हिसाब से होता है वो, तो आपको बैच नहीं लगता। उसके बाद अगर आपने पैसा नहीं लौटाया, मतलब 1 महीना क्रॉस हो गया और 1.5 महीना क्रॉस हो गया, उसके बाद अगर आपने पैसा नहीं लौटाया तो आपको बैच लगता है। वो भी याद रखिए कि करीब महीने के 1.5 से 2% का बैच लगता है, यानी कि साल भरे में आपको 24% का करीब कैश क्रेडिट वाले विड्रॉल के ऊपर में बैच लगता है। तो कैश क्रेडिट थोड़ा सा रिस्की लगता है, लेकिन ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, व्यापारी होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, और जो जिनका बिजनेस लार्ज वॉल्यूम का होता है और उनको पक्का पता होता है कि उनका सेल काफी होने वाला है और टर्नओवर आने वाला है, पैसे आने वाले हैं, तो ऐसे ही टाइप के लोग कैश क्रेडिट की फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। यस और नो? तो मतलब दिस इज व्हाट कि कैश क्रेडिट कहीं ना कहीं व्यापारियों को बेटा क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, यानी कि ये है बैंक का एक फंक्शन। चलो दोस्तों, मैं फंक्शन सिखाते सिखाते आपको टर्म्स सिखाने लग गया, और अपनी तो इकोनॉमिक्स की बात ही कुछ ऐसी है कि हम हर छोटे एलिमेंट के ऊपर में एक बड़ा डिस्कशन जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे आपको इकोनॉमिक्स सिखाना नहीं है, मुझे आपको इकोनॉमिक्स बनाना है। क्योंकि आप में से कल को जाके कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए, कोई अगर पॉलिटिशियन बन जाए या कुछ भी बन जाए, तो बस आपको इस वीडियो के जरिए या फिर इस इकोनॉमिक्स लेक्चर के जरिए कहीं ना कहीं देश हित समझ में आ जाए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो इस टॉपिक को लेके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा आपको लेंडिंग ऑफ मनी के बारे में समझाने के लिए कि बैंक कहां कहां पैसा लेंड करती है। तो हियर, थैंक यू फ्रॉम राजेश सर।